नेचुरल रिसोर्स वाटर, पानी, जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, कोई भी लिविंग बीइंग नहीं, प्लांट्स भी नहीं, एनिमल्स भी नहीं। हमारे बॉडी का 75% से भी ज़्यादा पार्ट पानी का ही बना हुआ है। बिना पानी के हम लोग जिंदा बिल्कुल नहीं रह सकते, हमारा कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता। प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, तभी वो जिंदा रह सकते हैं, मतलब पानी के बिना नो लाइफ, राइट। वेलकम टू माय चैनल क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर। वाटर वंडर ऑफ लाइफ, राइट। इसके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है हमारा कोई भी जीवन। पानी जो इस पृथ्वी पर हाइड्रोस्फीयर, जिस एरिया को हम लोग कह रहे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जो कूट कूट के भरा है, जो इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है ना, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस पृथ्वी का 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, ठीक है, जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। पर क्या ये पूरा 71% हमारे यूज का है? नहीं। ये 71% जो पानी अर्थ के पूरे सरफेस का जो 71% कवर किया हुआ है, ये हमारे सारे पानी हमारे पीने लायक नहीं है। तो क्या कंक्लूजन है? आप लोग जान रहे हो कि ज़्यादातर पानी ओशियंस में है, और ओशियंस का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, जो हमारे कोई भी यूज का नहीं है। अगर नमकीन पानी हम पीते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वाटर का कितना पार्ट हमारे पीने लायक है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत अर्थ का हाइड्रोस्फीयर पार्ट वाटर को कवर करता है, जिसमें ओशियन, रिवर, लेक, फार्म, पूल्स, पोलर आइस कैप्स, वाटर वेपर, ये सभी आ जाते हैं। 71% कवर है ओशियन से, जो कि पूरे पानी का, मतलब इस अर्थ में जो 100% पानी है उसका पूरा 97.5% जो है वो नमकीन पानी है, ओशियन का पानी है। सिर्फ 2.5% पानी हमारे पीने लायक है बस। इसीलिए हमें इस नेचुरल रिसोर्स को भी स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? लैंड पे मौजूद है 2.5%, फिर भी ये 2.5% हमारे पूरे पीने लायक नहीं है। किसी के अंदर आइस कैप्स और ग्लेशियर में लेकर चले जाते हैं कितना? 1.9%, ठीक है। अब रिमेनिंग जो बच गया 0.6%, इसी यही फ्रेश वाटर का स्टोरेज, मतलब पूरा पानी कितना पाया जाता है 100% में सिर्फ 0.6% फ्रेश वाटर मौजूद है, जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी 90% अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग वेल और चापानल ये सबसे निकालते हैं। और सिर्फ 10% ही रिवर, पॉन्ड, लेक, सॉइल वाटर भी उसमें इंक्लूडेड है, वाटर वेपर भी उसी में इंक्लूडेड है। तो 0.6 का भी 10% वाटर ही इस पृथ्वी पर मौजूद है, जो हम लोग पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना कम है ना? फिर भी इसी में हमारा काम चल रहा है। इसलिए हम लोगों को, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, लास्ट थोड़े हमने देखा था ग्लोबल वार्मिंग, और पानी सूख जाता है गर्मी के लिए, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? वाटर को भी स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये वाटर है, वाटर का, फ्रेश वाटर का एकमात्र स्रोत इस पृथ्वी पे क्या है? रेन, बारिश, जिससे कि फ्रेश वाटर इस धरती पर आता है और अंडरग्राउंड वाटर को लेवल को हाई करता है, और ये साल भर चलता जाता है। हम लोगों ने एयर में डिस्कस किया था रेनिंग कैसे होती है, वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर गर्म वेपर होता है, ठंडा होता है, बादल बनाता है। ये बादल फिर से क्या करते हैं? बारिश करवाते हैं, और फिर से ये पानी लैंड में समाता है, ठीक है। ये वाटर साइकिल भी इस तरह से रेनिंग होती है। तो ये था हमारा वाटर। अब हम इसका पॉल्यूशन देखते हैं, वाटर का पॉल्यूशन का काउज क्या है और इसके क्या इफेक्ट है। क्लियर है? पहले बात करते हैं हम लोग काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन की। ऐसे तो बहुत ही काउज है, पर कुछ 7 पॉइंट मैंने लिखा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने भी इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट है उनको क्या किया जाता है? डंप कर दिया जाता है पानी में। जो भी इंडस्ट्री के पास के रिवर या
ओशियन या सी जो भी रहते हैं आसपास, इंडस्ट्री के वेस्ट को डायरेक्टली उसमें डाल दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ का वाटर पॉल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो हार्मफुल होते हैं और ये क्या करते हैं, मरीन एनिमल्स को हार्म पहुँचाते हैं। दूसरा है सीवेज एंड वेस्ट वाटर। हमारे घरों से जो भी नालियों का पानी निकल रहा है वो सीवेज के थ्रू कहाँ चला जाता है, सीवेज में चला जाता है। पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है इससे। जो भी हम लोग के घर में कचरा निकलता है उसका पानी जो नालियों में जाता है, और ये क्या कर रहा है, पूरे पानी को वेस्ट कर रहा है। तो इससे भी वाटर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज़, जहाँ भी माइनिंग होती है, जहाँ भी जैसे कि कोयला निकाला जा रहा है, तो वहाँ कोयले के डस्ट से बहुत सारे वहाँ के जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं, और वो पानी फिर पीने के लायक नहीं रहता। मरीन डंपिंग, जितने भी एनिमल्स हो गए, जितने भी नाली हो गए, सीवेज का पानी हो गया, अल्टीमेटली क्या होता है, सभी जाके मरीन में गिरते हैं। सभी को डंप कर दिया जाता है मरीन के अंदर, जिससे कि मरीन में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं, समंदर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो उनके लिए ये काफ़ी हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स, प्लास्टिक की वगैरह सब फेंक दिए जाते हैं। तो समुद्र का पानी भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होने लगता है, क्योंकि जितने भी नालियों के कचरे सब, नाले का पानी नदी में, नदी का पानी फिर वापस जाता है कहाँ, समुद्र तक जा पहुँचता है। तो मरीन डंपिंग, जो मरीन में कचरा फेंका जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत वाटर पॉल्यूट होता है। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज, अगर पेट्रोलियम जो कि समुद्र के अंदर से निकलता है, अगर एक्सीडेंटली लीकेज हो जाए पाइप में जहाँ से ऑयल निकाला जा रहा है, तो पूरे समंदर में क्या होता है, पेट्रोल फैल जाता है, तो वो पानी पॉल्यूट हो जाता है, वो बिल्कुल भी काम का पानी नहीं रह जाता। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जल रहे हैं, जितने भी लकड़ी, कोयले, पेट्रोलियम, ये सब जल रहे हैं, इनके भी जो राख है उनको भी अगर हम लोग पानी में बहाते हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ये क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर देता है वाटर को, ऐसा पानी पीने लायक नहीं रह जाता। 7 है केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, जो खेतों में हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, वो जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो केमिकल कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए होता है। बट जब बारिश होती है तो पौधों पे पड़ा ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र पानी में बहता हुआ कुछ अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाता है, वहाँ जाके अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है, और कुछ बहता हुआ कहाँ चला जाता है, पास के नदी या नालों में चला जाता है, और वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, मरीन एक्वेटिक प्लांट्स के लिए भी फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, और प्लांट्स जो एक्वेटिक होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे ऊपर से तालाब को ढक लेते हैं, जिससे कि सनलाइट प्रॉपर फिर उस तालाब में नहीं पहुंच पाता है, और अंदर रहने वाले जीवों के लिए वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, प्लस लाइट की भी कमी होने लगती है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वाटर को पॉल्यूशन करने में। इसके अलावा अगर हम लोग नदी नाले में जाकर बर्तन धोते हैं, या नदी नाले को किनारे शौच करते हैं, या फिर मवेशियों को नहलाते हैं, ये कॉमन रीज़न है वाटर के पॉल्यूशन के। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जब वाटर पॉल्यूट हो गया है तो सबसे पहले वो उन जीवों को अफेक्ट करेगा जो उस पानी में रह रहे हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स का डेथ हो जाता है, क्योंकि जो पॉल्यूट वाटर होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। द मेन प्रॉब्लम काउज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन इज दैट इट किल्स लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस वाटर बॉडीज, डेड फिश, क्रैब, बर्ड्स एंड सी क्रैब्स, डॉल्फिन्स, इन सब का क्या होता है, डेथ हो जाता है कुछ केमिकल्स के कारण जो कि हार्मफुल होते हैं, और वाटर के पॉल्यूट होने के कारण एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, उन पर असर करेगा। दूसरी बात, जो उनको पिएगा, जो पॉल्यूट वाटर पिएगा, वो भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर डाल रहा है, या फिर बहुत सारे केमिकल्स को अपने अंदर डाल रहा है। तो
हार्मफुल केमिकल जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में अफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी, या जो भी एनिमल्स उस पानी को पिएगा उसके अंदर भी अफेक्ट करते हैं और बहुत सारे डिजीज़ का कारण बनते हैं, लाइक कॉलेरा, हेपेटाइटिस। ये सारे जो डिजीज़ हैं ये वाटर पॉल्यूशन के कारण ही होते हैं। दूसरा पॉइंट था डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन। फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि कुछ एनिमल्स के डेथ होने लगते हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण। तो फूड चेन क्या होता है, अफेक्ट होता है, डिजीज़ काफ़ी सारी होंगी। और लास्ट है डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम। फूड चेन अगर डिस्टर्ब होगा तो इकोसिस्टम अल्टीमेटली डिस्टर्ब होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे वाटर बॉडीज़ इकोसिस्टम है, स्पेशली पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, मतलब कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है स्पेशली वो क्या होगा, डिस्टर्ब होता है स्पेशली। बट ये लैंड के एनिमल्स पे भी अफेक्ट डालती है। क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों ने देखा कि वाटर पॉल्यूशन के काउज और इफेक्ट को डिटेल में आपने देखा। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए इसको जान लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। हमने पढ़ रखा है जब पानी गर्म होगा, वाटर बॉडीज गर्म होगी तो वो एवोपोरेट होंगी, वाटर वेपर निकलेगा और ये वाटर वेपर कहाँ की ओर जाएगा, राइजेस अप होगा, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है और ऊपर के जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लो हो जाने के कारण, ठंड हो जाने के कारण क्या होता है, ये वाटर वेपर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है बाय द प्रोसेस कंडेंसेशन, एंड देन ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो मिलकर क्लाउड्स का फॉर्म करती हैं ना। तो बस यही चीज़ लिखा गया है, द वाटर evaporate due to heating of water bodies and other biological activities. The air also heats and rises. On rising, it expands and cools to form teeny droplets. These droplets grow bigger, expand and form clouds. The collection of dust and other suspended particles facilitate the process. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर। क्यों ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिज्म नीड वाटर ड्यू टू द फॉलोइंग, इतने सारे नंबर्स पॉइंट में लिखे गए हैं क्यों चाहिए भाई पानी। ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम। हम लोगों ने पढ़ा हमारा जो सेल है उसके जितने भी प्रोसेस हैं वो वाटर मीडियम में काम करते हैं, है ना। ऑस्मोसिस का काम होता है, एक मटेरियल हाई टू लो कंसनट्रेशन की वो मूव करता है क्योंकि वो वाटर फॉर्म में है ना। All the reaction that takes place within our body and within the cell occur between substance that are dissolved in water. तो जितने भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं सब वाटर में मिक्स हुआ ही सबस्टांस है जो इधर से उधर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सबस्टांसेस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर इन द डिसॉल्व फॉर्म। जो भी सबस्टांस है ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट डिसॉल्व फॉर्म में। वाटर मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी वेट का 70% कौन कैरी कर रहा है, वाटर कैरी कर रहा है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये डाइजेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड, और न्यूट्रिएंट के ऑब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। Hence, organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive. It helps in maintaining body temperature. और क्या करता है, इसलिए जो ऑर्गेनिज्म है उनको पानी की ज़रूरत होती है ताकि अपने बॉडी को वो मेंटेन कर सके और ज़िंदा रह सके। और अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पानी की ज़रूरत होती है। क्लियर है बच्चों, ये 5 पॉइंट जो है वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी टाउन विलेज वेयर यू लिव। ये आप अपने से भी लिख सकते हो, जो भी आप लोग का मेजर सोर्स है पानी का आपके घर का, बट यहाँ मैंने एक आंसर दे दिया। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी टाउन विलेज इज़ द अंडरग्राउंड वाटर विच इज़ द मोस्टली टेकन आउट with the help of hand pump or tube wells. The river flowing in nearby areas, lakes and ponds also serve as the source of fresh water. ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर कुएँ से या चापानल से हम लोग निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ अगर पास में नदी है, लेक है, पॉन्ड है तो वो भी हमारे फ्रेश वाटर का एक स्रोत होता है। अदरवाइज़ इधर के एरिया में डैम है तो आप डैम को भी ऐड कर सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन है, डू यू नो एनी एक्टिविटी विच में बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स? क्या आप कोई एक्टिविटी जानते हैं जो वाटर सोर्स को पॉल्यूट कर रहा है? तो बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है। देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ which cause pollution of water source such as dumping of waste from factories, sewage from our towns and cities into the river or lake। जो भी हम लोग फैक्ट्री, सीवेज या घरों से जो भी कचरा निकल रहा है सबको हम लोग रिवर या लेक में फेंक रहे हैं, उससे पॉल्यूट होता है। और डिस्चार्जिंग हॉट वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर इनटू द वाटर बॉडीज अफेक्ट द ब्रीडिंग कैपेसिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर जो भी फैक्ट्री वगैरह से गर्म पानी निकल जाता है और वो नदियों में जाता है तो वो क्या करता है, जो वाटर बॉडीज़ है उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। अचानक से गर्म पानी हो जाने से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका ब्रीडिंग कैपेसिटी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंट स्टेट इन विच वाटर इज़ फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल? तो वाटर साइकिल में तीनों स्टेज होते हैं बच्चों। वाटर वेपर के रूप में, गैस फॉर्म में भी होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी होता है ना। तो और कभी कभी बर्फ़ बन के बारिश भी गिरती है तो वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो ऑल थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर can be seen during the water cycle. These states are gaseous state in the form of water vapor which evaporate from the surface water. दूसरा है liquid state. It is formed by the condensation of water vapor and can be seen in the form of rain. And solid state थर्ड है, यहाँ पर पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 2 आपको लिक्विड स्टेट लिखिएगा और 3 सॉलिड स्टेट। इट इज़ द formed by the freezing of liquid droplets in the upper layer of atmosphere which can be seen in the form of snow, hail or sleet। तो यहाँ पर हो गया बच्चों आप लोगों का वाटर से रिलेटेड जो टॉपिक वाटर नेचुरल रिसोर्स समाप्त खत्म